हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे सीटेट लेवल 2 एसएसटी का। जो 60 क्वेश्चन आते हैं एसएसटी में, सीटेट जो 6 से 8 वाले में, तो उसके आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही कम समय में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लेखन जानते थे लेकिन साहित्य विकसित नहीं हुआ, तो इसका सबसे तार्किक कारण क्या माना जा सकता है? ए, लेखन धार्मिक था। बी, लेखन प्रशासनिक उपयोग तक सीमित था। सी, शिक्षा प्रणाली नहीं थी। या डी, भाषा स्थिर थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन आंसर है वो ऑप्शन बी है, लेखन प्रशासनिक उपयोग तक सीमित था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली मोहरें और प्रतीकों से पता चलता है कि लेखन का प्रयोग मुख्यतः प्रशासनिक और व्यापारिक कार्यों के लिए किया जाता था। लेखन का उपयोग लेखा जोखा, पहचान और नियंत्रण हेतु सीमित था और साहित्य के विकास के लिए भाव, विचार और कथा अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। इस सभ्यता में ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं, इसलिए साहित्य विकसित नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि अशोक ने धम्म नीति न अपनाई होती तो मौर्य साम्राज्य पर सबसे संभावित प्रभाव क्या पड़ता? ए, सैन्य शक्ति बढ़ती। बी, जन समर्थक घटता। सी, व्यापार बढ़ता। या डी, कला का विकास रुकता। तो यदि अशोक ने धम्म नीति न अपनाई होती तो जन समर्थक घटता। तो अशोक की धम्म नीति ने मौर्य शासन को नैतिक और मानवीय आधार दिया। इससे इससे जनता में शासक के प्रति विश्वास और समर्थन बढ़ा। यदि अशोक केवल बल और युद्ध पर निर्भर रहता तो जन समर्थक कमजोर होता, दीर्घकाल में साम्राज्य की स्थिरता प्रभावित होती। इसलिए धन नीति न होने पर जन समर्थक घटता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन का सामाजिक सुधार आंदोलन कहने का सबसे ठोस आधार क्या था? इसमें मंदिरों की भूमिका थी, इसमें जाति भेद को चुनौती दी, या राजाओं द्वारा समर्पित था, इसमें संगीत प्रयोग हुआ? तो भक्ति आंदोलन का सामाजिक सुधार आंदोलन, इसमें जाति भेद को चुनौती दी, ऑप्शन बी सही है। क्योंकि भक्ति आंदोलन में ईश्वर भक्ति को जाति और वर्ग के ऊपर रखा। संतों ने जन्म आधारित ऊंच नीच का विरोध किया। उन्होंने सभी मनुष्यों को ईश्वर के सामने समान बताया। इससे सामाजिक समानता और मानव मूल्यों पर बल मिला। यही कारण है कि इसे सामाजिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? ए, ब्रिटिश दृष्टिकोण को। बी, औपनिवेशिक दृष्टिकोण को। सी, राष्ट्रवादी। या डी, आर्थिक। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, ऑप्शन सी। क्योंकि 1857 के विद्रोह को राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। यह दृष्टिकोण इसे केवल सैनिक विद्रोह नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक जन प्रतिरोध मानता है। इसमें किसानों, सैनिकों और शासकों की भागीदारी को महत्व दिया गया है। यह व्याख्या औपनिवेशिक दृष्टिकोण से अलग है। औपनिवेशिक दृष्टिकोण से अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्थायी बंदोबस्त लागू न किया जाता तो ग्रामीण भारत में कौन सा परिवर्तन संभव था? ए, किसानों की स्थिति बेहतर। बी, जमींदारों की शक्ति बढ़ती। सी, कर समाप्त हो जाता। या डी, उद्योग समाप्त हो जाता। तो यदि स्थायी बंदोबस्त लागू न होता तो ग्रामीण भारत में किसानों की स्थिति बेहतर होती, ऑप्शन ए सही। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया और किसानों का शोषण बढ़ा। यदि वह व्यवस्था लागू न होती तो कर निर्धारण अधिक लचीला हो सकता था। इससे किसानों पर अत्यधिक
आर्थिक दबाव न पड़ता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत संतुलित रह सकती थी, इसलिए किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। गांधी जी द्वारा चरखे पर जोर देने का प्रतीकात्मक अर्थ क्या था? ए रोजगार सृजन करना, बी ग्रामीण आत्मनिर्भरता, सी औद्योगिक विरोध या डी उपयुक्त सभी। तो गांधी जी द्वारा चरखे पर जोर देने का प्रतीकात्मक अर्थ है ये रोजगार भी था, ग्रामीण आत्मनिर्भरता भी था, औद्योगिक विरोध भी था। ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि गांधी जी द्वारा चरखे का प्रयोग केवल सूती काटने तक सीमित नहीं था। यह ग्रामीण रोजगार, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक था। चरखा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का भी माध्यम बना। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मसम्मान को बल मिला, इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है इतिहास में स्रोतों की बहुलता क्यों आवश्यक है? ए किताबें मोटी हों, एक बी है एक दृष्टिकोण न बने, सी तथ्य बढ़े या डी परीक्षा आसान हो। तो इतिहास में स्रोतों की बहुलता एक दृष्टिकोण न बने, ऑप्शन बी सही। क्योंकि इतिहास में विभिन्न प्रकार के स्रोत जैसे साहित्यिक, पुरातात्विक और मौखिक स्रोत आवश्यक होते हैं। केवल एक प्रकार के स्रोत से इतिहास एक तरफा हो सकता है। स्रोतों की बहुलता से विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। इससे इतिहास अधिक संतुलित और वस्तुनिष्ठ बनता है, इसलिए एक दृष्टिकोण हावी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है यदि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा लिखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? ए भाषा कठिन होगी, बी तिथियां गलत होंगी, सी पक्षपातपूर्ण इतिहास होगा या जानकारी कम होगी। तो यदि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा लिखा जाएगा तो सबसे बड़ी समस्या ये होगी, ये पक्षपातपूर्ण इतिहास होगा। क्योंकि यदि इतिहास केवल विजेताओं द्वारा लिखा जाए तो पराजितियों और सामान्य जनता की आवाज़ दब जाती है। इससे इतिहास पक्षपातपूर्ण बन जाता है, सामाजिक सच्चाइयाँ और संघर्ष छिप जाते हैं। इतिहास का उद्देश्य केवल शक्ति का वर्णन नहीं बल्कि समाज की वास्तविकता तस्वीर दिखाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। औपनिवेशिक शिक्षा नीति का सबसे गहरा प्रभाव किस पर पड़ा? ए कृषि पर, बी प्रशासन पर, सी सामाजिक संरचना पर या डी सैन्य व्यवस्था पर। तो औपनिवेशिक शिक्षा नीति का सबसे गहरा प्रभाव ये सामाजिक संरचना पर पड़ा, ऑप्शन सी। क्योंकि औपनिवेशिक शिक्षा नीति में भारतीय समाज की सोच और संरचना को गहराई से प्रभावित किया। अंग्रेजी शिक्षा से एक नया शिक्षित वर्ग तैयार हुआ। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कमजोर हुई, इससे समाज में सांस्कृतिक और मानसिक परिवर्तन आए। इसलिए इसका सबसे गहरा प्रभाव सामाजिक संरचना पर पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। स्वदेशी आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, बी आत्मनिर्भरता, सी उद्योग बंद करना या डी राजनीतिक सत्ता। तो स्थायी बंदोबस्त का वास्तविक उद्देश्य ये था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, इसका वास्तविक लक्ष्य देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय चेतना और आत्मसम्मान भी विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इतिहास शिक्षण में कालक्रम का महत्व क्यों है? क्रोनोलॉजी ए है याद रखने के लिए, बी कारण परिणाम समझने के लिए, डी उत्तर लिखने के लिए, डी समय बचाने के लिए। तो इतिहास शिक्षण का कालक्रम इसलिए महत्व है क्योंकि कारण परिणाम समझने के लिए, ऑप्शन बी। क्योंकि उसका कारण और परिणाम समझने के लिए। क्योंकि इतिहास में घटनाओं का कालक्रम समझना अत्यंत आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कौन सी घटना पहले और कौन सी बाद में हुई है। इसका परिणाम का संबंध समझने में मदद मिलती है।
बिना कालक्रम के इतिहास बिखरा हुआ लगेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि मुगल प्रशासन में केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो जाए तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी सेना, ऑप्शन सी राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन डी कला। तो यदि मुगल प्रशासन में केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो जाए तो सबसे पहले राजस्व व्यवस्था प्रभावित होगा। ऑप्शन सी। मुगल प्रशासन की रीढ़ उसकी राजस्व व्यवस्था थी। इससे सेना, प्रशासन और दरबार चलता था। यदि केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होता तो राजस्व संग्रह संग्रह सबसे पहले प्रभावित होता है। इसका सीधा असर पूरे शासन पर पड़ता, इसलिए राजस्व व्यवस्था प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इतिहास को जीवंत विषय कहने का तात्पर्य है यह बदलता रहता है, नई व्याख्या संभव है, सी है नए स्रोत मिलते हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो इतिहास के जीवंत विषय है, इसमें से सभी है। बदलता भी रहता है, नई व्याख्या संभव है, नए स्रोत भी मिलते हैं। क्योंकि क्योंकि समय के साथ नई खोजें होती रहती हैं, नए स्रोत का परिणाम मिलते हैं, घटनाओं के नए व्याख्यान सामने आते हैं। इतिहास स्थिर नहीं बल्कि गतिशील विषय है, इसलिए सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे 14 से लेकर 25 तक। यदि मानसून अनियमित हो जाए तो सबसे पहले किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा? उद्योग पर, परिवहन पर, कृषि पर या शिक्षा पर? यदि मानसून अनियमित हो जाए तो सबसे पहले ये कृषि पर पड़ेगा। ऑप्शन सी। क्योंकि मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ है। वर्षा की अनियमितता से फसलों का सीधा प्रभाव पड़ता है। सिंचाई, उत्पादन और किसानों की आय प्रभावित होती है। उद्योग तथा अन्य क्षेत्र बाद में प्रभावित होते हैं, इसलिए सबसे पहला असर कृषि पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी क्षेत्र में खनिज प्रचुर है लेकिन उद्योग विकसित नहीं हुए, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? ए श्रमिकों की कमी, बी पूंजी और तकनीकों की कमी, सी बाजार की कमी, या डी सभी। तो आप सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह मतलब यदि किसी क्षेत्र में खनिज प्रचुर है लेकिन उद्योग विकसित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण इसमें श्रमिकों की कमी भी हो सकती है, पूंजी व तकनीकी की कमी हो सकती है, बाजार की कमी हो सकती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि किसी क्षेत्र में खनिज होने के बावजूद उद्योगों के विकास के लिए पूंजी, तकनीकी, श्रम और बाजार आवश्यक होते हैं। यदि इनमें से कोई भी कमी हो तो उद्योग विकसित नहीं हो पाते हैं। अक्सर सभी कारक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नदियों द्वारा मैदानों का निर्माण मानव सभ्यता के लिए क्यों महत्वपूर्ण रहा? ए जल उपलब्धता, बी उपजाऊ मिट्टी, सी परिवहन, या डी उपरोक्त सभी। तो नदियों द्वारा मैदानों का निर्माण मानव सभ्यता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसमें जल उपलब्धता भी होती है, उपजाऊ मिट्टी भी है, परिवहन भी है, उपरोक्त सभी है। नदियों द्वारा बनाए गए मैदान उपजाऊ होते हैं, यहाँ जल की पर्याप्त उपलब्धता रहती है, परिवहन और संचार भी आसान होता है। इन्हीं कारणों से प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, इसलिए सभी कारण महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि हिमालय न होता तो भारत की जलवायु कैसे होती? अत्यंत ठंडी, अत्यंत शुष्क, मानसून विहीन, अनियमित वर्षा वाली। यदि हिमालय न होता तो भारत की जलवायु मानसून विहीन होती। ऑप्शन सी। क्योंकि हिमालय मानसून पवनों को रोककर भारत में वर्षा करवाता है। यदि हिमालय न होता तो मानसूनी पवनें आगे निकल जाती, भारत में पर्याप्त वर्षा नहीं होती, इससे जलवायु शुष्क हो जाती, इसलिए मानसून विहीन स्थिति बनती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मानचित्र अध्ययन में प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्य के लिए, कम स्थान से अधिक जानकारी, रंग भरने के लिए, या कठिन बनाने के लिए?
तो मानचित्र अध्ययन में प्रतीकों का प्रयोग कम स्थान पर अधिक जानकारी के लिए होती है, ऑप्शन बी। क्योंकि मानचित्र में सीमित स्थान से अधिक जानकारी दिखाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। इससे मानचित्र सरल और स्पष्ट बनता है। सड़क, नदियां, रेलवे आदि को आसानी से समझा जा सकता है। प्रतीक मानचित्र भाषा का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव कौन सा है? ए रोजगार है, बी शिक्षा है, सी झुग्गी बस्तियां हैं या डी परिवहन है। तो शहरीकरण का नकारात्मक प्रभाव ये झुग्गी बस्तियां हैं, ऑप्शन सी। क्योंकि शहरीकरण में रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या से झुग्गी बस्तियां विकसित होती हैं, आवास, स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ती हैं। यही शहरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस अवधारणा से विपरीत है? ए विकास, बी संरक्षण, सी औद्योगिकरण या डी वैश्वीकरण। तो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन ये संरक्षण से विपरीत है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा है। संरक्षण का अर्थ है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अंधाधुंध दोहन से पर्यावरण असंतुलन होता है, इसलिए यह संरक्षण की अवधारणा से विपरीत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जल संकट का सबसे स्थायी समाधान क्या है? ए बांध है, बी नहर है, सी वर्षा जल संचयन है या ट्यूबवेल है। तो जल संकट का सबसे स्थायी समाधान है ये वर्षा जल संचयन है। क्योंकि वर्षा जल संचयन जल संकट का स्थायी समाधान है। इससे से वर्षा के पानी को संरक्षित किया जाता है, भूजल स्तर में सुधार होता है। यह सस्ता और पर्यावरण अनुकूल उपाय है। बांध और ट्यूबवेल दीर्घकालिक समाधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ए मानचित्र बनाने में, बी संसाधन समझने, सी है संतुलित विकास, डी है परीक्षा। तो भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे पर निर्भर हैं। संसाधनों का सही उपयोग तभी संभव है जब इस संबंध को समझा जाए। इससे संतुलित और सतत विकास संभव होता है। भूगोल इसी संतुलन की समझ विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यदि तटीय क्षेत्रों में चक्रवात बढ़े तो सबसे अधिक प्रभावित होगा कृषि, मत्स्य उद्योग, पर्यटन या सभी। तो यदि तटीय क्षेत्र में चक्रवात बढ़े तो इससे कृषि भी प्रभावित होगी, मत्स्य उद्योग भी प्रभावित होगा, पर्यटन भी प्रभावित होगा, उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि चक्रवात में कृषि, मत्स्य उद्योग और पर्यटन तीनों प्रभावित होते हैं। फसल नष्ट होती है, मछुआरों की आजीविका का पर असर पड़ता है, पर्यटन ठप हो जाता है, इसलिए सभी क्षेत्र प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भूगोल शिक्षण में फील्ड वर्क का महत्व क्या है? समय व्यतीत, प्रत्यक्ष अनुभव, अंक बढ़ाना या नोट्स। तो भूगोल शिक्षण में फील्ड वर्क का महत्व ये प्रत्यक्ष अनुभव है। क्योंकि फील्ड वर्क में छात्रों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। वे चीज़ों को केवल पढ़ते नहीं बल्कि देखते हैं और समझते हैं। इससे सीखना स्थायी होता है। भूगोल में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का कारण कैसे बनती हैं? औद्योगिकरण, वनों की कटाई, प्रदूषण या उपयुक्त सभी।
तो मानव गतिविधियाँ जलवायु परिवर्तन का कारण ये औद्योगिकरण भी है, वनों की कटाई और प्रदूषण उपयोग सभी है। क्योंकि मानव गतिविधियां जैसे औद्योगिकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। ये सभी ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं। इससे तापमान और मौसम चक्र प्रभावित होता है। इसलिए सभी कारण सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यदि मौलिक अधिकार हो तो लेकिन उनके संरक्षण के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, लोकतंत्र और मजबूत होगा। बी, अधिकार केवल कागजी रह जाएगी। सी, संसद शक्तिशाली होगी। या डी, संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। तो यदि मौलिक अधिकार हो तो लेकिन उनके संरक्षण और न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो लोकतंत्र पर अधिकार केवल कागजी रह जाएगी। ऑप्शन बी सही है। क्योंकि मौलिक अधिकार तभी सार्थक होते हैं जब उन्हें लागू कराने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका हो। यदि न्यायपालिका कमजोर हो तो अधिकार केवल संविधान में लिखे शब्द बनकर रह जाते हैं। नागरिक अन्याय के विरुद्ध न्याय नहीं पा सकता है। इसलिए लोकतंत्र का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग पॉलिटी के कर रहे हैं क्वेश्चन। संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? ए, सरकार को कमजोर करना। बी, शक्ति का केंद्रीकरण। सी, निरंकुशता रोकना। डी, निर्णय में देरी। तो संविधान की शक्तियों का पृथक्करण ये निरंकुशता रोकना। क्योंकि शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य सत्ता को एक हाथ में जाने से रोकना। जब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग काम करती हैं तो वे एक दूसरे पर नियंत्रण रखती हैं। इससे निरंकुश शासन की संभावना कम होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? न्यायालय पर बोझ, संविधान छोटा होगा, संसद कमजोर होगा या राष्ट्रपति शक्तिशाली होगा? तो यदि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो सबसे बड़ी समस्या न्यायालय पर बोझ। ऑप्शन ए, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लक्ष्य हैं जिन्हें तुरंत लागू करना संभव नहीं होता है। यदि उन्हें मौलिक अधिकार बना दिया जाए तो सरकार के हर कार्य को अदालत में चुनौती दी जाएगी। इससे न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ए, इसके सदस्य आजीवन होते हैं। बी, इसका कभी विघटन नहीं होता। सी, इसमें चुनाव नहीं होते। या डी, या राष्ट्रपति नियंत्रित करता है। तो लोकसभा की तुलना राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं होता। ऑप्शन बी, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है जबकि लोकसभा का विघटन हो सकता है। इसके सदस्य चरणबद्ध तरीके से सेवानिवृत्त होते हैं। इसी कारण यह स्थायी सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यदि भारत में एकल नागरिकता के स्थान पर दोहरी नागरिकता होती है तो सबसे अधिक असर किस पर पड़ता है? न्यायपालिका पर, संघीय एकता पर, संसद पर या निर्वाचन आयोग पर? तो यदि भारत में एकल नागरिकता के स्थान पर दोहरी नागरिकता हो तो सबसे अधिक असर ये संघीय एकता पे पड़ेगा। ऑप्शन बी, क्योंकि एकल नागरिकता देश की एकता को मजबूत करती है। यदि दोहरी नागरिकता होती तो राज्य और केंद्र के बीच निष्ठा बढ़ सकती थी। इससे संघीय एकता कमजोर पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सबसे सही रूप में क्या है? ए, धर्म विरोध। बी, केवल बहुसंख्यक धर्म। सी, सभी धर्मों से समान दूरी। या डी, धर्म प्रचार। तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सबसे सही रूप से है
या ऑप्शन सी सभी धर्मों के समान दूरी, सभी धर्मों से समान दूरी। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी धर्म का विरोध नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। किसी राज्य किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। इससे धार्मिक सौहार्द बना रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यदि राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मिल जाए तो भारत की शासन प्रणाली कैसे हो जाएगी? ए संसदीय हो जाएगी, बी संघीय हो जाएगी, सी राष्ट्रपति प्रणाली हो जाएगी या डी समाजवादी हो जाएगी। तो यदि राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मिल जाए तो भारत की शासन प्रणाली ये राष्ट्रपति प्रणाली हो जाएगी, ऑप्शन सी। क्योंकि यदि राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मिल जाए तो शासन प्रणाली संसदीय न रहकर राष्ट्रपति प्रणाली बन जाएगी। वर्तमान में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मताधिकार को लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है? ए या सरकार बनाता है, बी या समानता सुनिश्चित करता है, सी या कानून बनाता है, डी या संविधान लिखता है। तो मताधिकार को लोकतंत्र की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समानता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन बी सही है। तो मताधिकार सभी नागरिकों को समान राजनीति अधिकार देता है। अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित सभी को एक समान वोट मिलता है। यही लोकतंत्र की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। संविधान संशोधन प्रक्रिया को लचीला और कठोर दोनों क्यों कहा जाता है? ए प्रक्रिया लंबी है, बी सभी संशोधन समान है, सी अलग अलग संशोधन के लिए अलग प्रक्रिया, डी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया को लचीला और कठोर दोनों इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलग अलग संशोधन के लिए अलग अलग प्रक्रिया है, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि संविधान में कुछ संशोधन सरल और कुछ के लिए विशेष बहुमत से राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। इसी कारण संशोधन प्रक्रिया को लचीला और कठोर दोनों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है 35 से लेकर 43 तक। यदि किसी देश में उद्योग बढ़े लेकिन कृषि पिछड़ी रहे तो दीर्घकाल में क्या समस्या होगी? ए निर्यात बढ़ेगा, बी खाद्य असुरक्षा रहेगी, जीडीपी बढ़ेगी या शहरीकरण घटेगा। यदि देश के उद्योग बढ़े लेकिन कृषि पिछड़ी रहे तो दीर्घकालीन में खाद्य सुरक्षा समस्या रहेगी। क्योंकि यदि कृषि पिछड़ जाएगी तो खाद्य उत्पादन कम होगा। इससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। उद्योग विकास के बावजूद देश में आत्मनिर्भरता नहीं रह पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों हानिकारक है? यह दिखाई नहीं देती, उत्पादन नहीं बढ़ता, मजदूरी अधिक होती है, जनसंख्या घटती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, ये उत्पादन नहीं बढ़ता, ऑप्शन बी। कि प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग काम तो करते हैं लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं होती है। इससे श्रम की वास्तविकता क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। यह अर्थव्यवस्था की दक्षता घटाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यदि सरकार केवल जीडीपी बढ़ाने पर ध्यान दे और मानव विकास पर नहीं तो परिणाम क्या होगा? ए जीवन स्तर सुधरेगा, बी असामान्यता बढ़ेगी, सी शिक्षा बढ़ेगी, डी स्वास्थ्य सुधरेगा। तो यदि सरकार केवल जीडीपी बढ़ाने पर ध्यान दे और मानव विकास पर नहीं तो परिणाम इसका यह होगा कि ये इसमें असमानता बढ़ेगी, ऑप्शन बी। केवल जीडीपी बढ़ने से समाज का वास्तविक विकास नहीं होता। यदि मानव विकास पर ध्यान न दिया जाए तो अमीर गरीब की खाई बढ़ती है। इससे सामाजिक असमानता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मानव विकास सूचकांक में आय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को क्यों जोड़ा गया?
ए आंकड़े बढ़ाने के लिए, बी जीवन गुणवत्ता मापने के लिए, सी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, या डी रोजगार बढ़ाने के लिए। तो मानव विकास सूचकांक में आय के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि उनके जीवन की गुणवत्ता मापने के लिए। ऑप्शन बी। ग्रामीण से शहरी पलायन से शहरों में रोजगार की मांग बढ़ती है। जब पर्याप्त नौकरियां नहीं होती हैं तो शहरी बेरोजगारी और झुग्गी बस्तियां बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यदि ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करें तो सबसे पहले कौन सी समस्या उत्पन्न होगी? ए ग्रामीण विकास, बी शहरी बेरोजगारी, सी कृषि उत्पादन वृद्धि, या डी निर्यात वृद्धि। तो यदि ग्रामीण लोग बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करें तो सबसे पहले समस्या होगी ये शहरी बेरोजगारी होगी। ऑप्शन बी। क्योंकि ग्रामीण से शहरी पलायन से शहरों में रोजगार की मांग बढ़ती है। जब पर्याप्त नौकरियां नहीं होती तो शहरी बेरोजगारी और झुग्गी बस्तियां बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गरीबों तक न पहुंचना किस समस्या को दर्शाता है? ए संसाधन कमी, बी प्रशासनिक कमजोरी, सी जनसंख्या अधिक, या डी शिक्षा की कमी। तो सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ गरीबों तक न पहुंचना ये प्रशासनिक कमजोरी दर्शाता है। ऑप्शन बी। क्योंकि योजनाओं का लाभ नीचे तक न पहुंचना प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। सही क्रियान्वयन न होने से संसाधन होते हुए भी परिणाम सही नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? केवल सरकारी नियंत्रण, केवल निजी नियंत्रण, सी संतुलित विकास, यदि विदेशी निर्भरता। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि संतुलित विकास। ऑप्शन सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की भूमिका होती है। इससे लाभ और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गरीबी रेखा के निर्धारण में उपभोग व्यय को आधार क्यों बनाया जाता है? आय स्थिर होती है, खर्च वास्तविक जीवन दर्शाता है, सी कर वसूली आसान, डी तुलना सरल। तो गरीबी रेखा के निर्धारण में उपयोग व्यय के आधार ये खर्च वास्तविक जीवन को दर्शाता है। ऑप्शन बी। क्योंकि लोग अपनी आय छुपा सकते हैं लेकिन उपभोग व्यय वास्तविक जीवन स्तर दर्शाता है, इसलिए गरीबी मापन में इसे आधार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। यदि शिक्षा पर सरकारी खर्च घटा दिया जाए तो दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा? जीडीपी बढ़ेगी, मानव संसाधन कमजोर होगा, से निर्यात बढ़ेगा, या डी मुद्रास्फीति घटेगी। तो यदि शिक्षा पर सरकारी खर्च घटा दिया जाए तो इसमें मानव संसाधन कमजोर होगा। ऑप्शन बी। क्योंकि शिक्षा पर कम खर्च से मानव संसाधन कमजोर होता है, इससे भविष्य की उत्पादकता और नवाचार प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ये पैडोलॉजी से है। अब एसएसटी में उच्च स्तरीय चिंतन प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? हॉट्स प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? रटने की जांच, लेखन गति, विश्लेषण क्षमता, या डी समय प्रबंधन। तो एसएसटी में उच्च स्तरीय चिंतन हॉट्स प्रश्नों का उद्देश्य है। ऑप्शन सी विश्लेषण क्षमता। क्योंकि छात्रों की सोचने, विश्लेषण करने और तर्क लगाने की क्षमता को जांचते हैं। ये रटन ज्ञान से ऊपर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग क्यों आवश्यक है? किताबें कम हो, प्रामाणिक समझ विकसित हो, समय बचे, अंक बढ़े। तो इतिहास पढ़ाते समय प्राथमिक स्रोत का प्रयोग ये प्रामाणिक समझ विकसित हो। ऑप्शन बी। क्योंकि प्राथमिक स्रोत छात्रों को सीधे ऐतिहासिक प्रमाणों से जोड़ते हैं। इससे इतिहास की प्रामाणिक और आलोचनात्मक समझ विकसित होती है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भूगोल में मानचित्र कार्य छात्रों में कौन सा कौशल विकसित करता है? ए भाषाई, बी स्मरण, सी स्थानिक सोच, डी लेखन। तो भूगोल में मानचित्र कार्य छात्रों को स्थानिक सोच विकसित करता है, क्योंकि मानचित्र कार्य से छात्र स्थान, दूरी और दिशा को समझते हैं। इससे उनमें स्थानिक सोच विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए एसएसटी शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? परीक्षा के लिए, नागरिक चेतना के लिए, नौकरी के लिए, मनोरंजन के लिए। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए एसएसटी शिक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें नागरिक चेतना, एसएसटी छात्रों में अधिकार, कर्तव्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित होता है। इससे नागरिक चेतना मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। परियोजना कार्य छात्रों में किस गुण को सबसे अधिक विकसित करता है? ए प्रतिस्पर्धा, बी सहयोग, सी अनुशासन या डी चुप्पी। तो परियोजना कार्य छात्रों में ये सहयोग गुण को सबसे अधिक विकसित करता है, क्योंकि परियोजना कार्य समूह में किया जाता है। इससे सहयोग, विचार विमर्श और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यदि शिक्षक केवल व्याख्यान विधि अपनाएं तो सबसे बड़ी कमी क्या होगी? ए सिलेबस पूरा, छात्र निष्क्रिय, सी समय बचेगा या डी नोट्स अच्छे होंगे। तो यदि शिक्षक केवल व्याख्यान विधि अपनाए तो सबसे बड़ी कमी ये होगी, छात्र निष्क्रिय रहेंगे, क्योंकि केवल व्याख्यान विधि से छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाते हैं। उनकी सोचने और प्रश्न करने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अनुसार एसएसटी शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? तथ्य याद कराना, परीक्षा पास कराना, जिम्मेदार नागरिक बनाना या डी किताबें पूरी करना। तो एनसीईआरटी के अनुसार एसएसटी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य जिम्मेदार नागरिक बनाना, ऑप्शन सी सही है। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार एसएसटी का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि छात्रों को जिम्मेदारी जागरूक नागरिक बनाना, यही इसका अंतिम लक्ष्य है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे 50 क्वेश्चन एसएसटी के। तो आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और ऐसे ही सपोर्ट हमको करिएगा। और आप बताइएगा आपको किस पर वीडियो चाहिएगा, तो हम आपको उस पर वीडियो बना के देते हैं। चलिए, थैंक यू।